बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उरीदा इशरत अली एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री गली। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और आप लोगों से काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है मेरी। अप्रॉक्स 2 मंथ्स हो गए हैं और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेक्चर वीडियो अपलोड नहीं कर सकी मैं अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन आज जो है वो फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियो लेकर आ रही हूँ। और लेक्चर वीडियो में जो है लेक्चर वीडियो पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक मोटिवेशनल कोट जो मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में शेयर करती हूँ उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि यू मस्ट टेल योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ और नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट। ये बात आप अपने आप को जब भी आप अपना कोई गोल सेट करें उससे पहले आप अपने आप को ये बात जो है वो ज़रूर कहा कीजिए दिल में, या फिर आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को ये ज़रूर कहा कीजिए कि आप जो है वो आपने अगर किसी चीज़ को टारगेट किया है और आपने ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी कोई स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपकी जो है वो आपका बस गोल हो कि आपको इस चीज़ को हासिल करना है, तो एक तो आपको सबसे पहले अपनी इंटेंशंस प्योर करनी है और दूसरा आपको जो है वो उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने हैं। डेफिनेटली आपको कोई भी चीज़, आपकी मनपसंद चीज़ या आपकी मनचाही चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती। तो आपको डेफिनेटली उसके लिए जो है वो आपको मुसीबत भी देखनी होगी, परेशानी भी देखनी होगी, मेहनत भी करनी होगी, सैक्रिफाइस भी करना होगा। तो उसके बाद जाके और कंसिस्टेंट रहना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो और अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना। तो ये जो है जब जाके आपको कोई चीज़ हासिल होगी, वो चीज़ जो जिसकी आपने ख्वाहिश की थी, जिसकी आपने चाह की थी, तो जो आप लोग अगर मतलब इसी तरीके से आपका कोई भी अगर गोल है तो आप जो है वो इसको इस कोट के ज़रिए उसको रिलेट कर सकते हैं कि लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी ही करनी है। तो ये नहीं है कि आपको बैठे बैठे वो चीज़ आप कहेंगे दिल में अपने के ये चीज़ हमें मिल जाए और वो चीज़ आपको मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो डेफ़िनेटली आपकी कोशिश ही जो है वो रंग लेकर आती हैं। और या तो आपको वो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा अच्छा दे देता है, या फिर आपको अल्लाह ताला वही चीज़ दे देता है जिसकी आपने ख्वाहिश की है। तो अब हम इसी बात से अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक तो ये कि लेक्चर को नोट करने से, लेक्चर को देखने से पहले जो है वो आप अपने पास एक पेन और पेंसिल या नोटबुक अपने पास जो है वो लेकर बैठिए, ताकि आप मेरी वीडियोस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है मेरी स्टूडेंट से कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी, तो आप मेरी वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं तो आप काइंडली अपने जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री बुक में जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनके इंडेक्स मुझे ईमेल कर दीजिए इस ईमेल एड्रेस पे जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और मुझे जो है वो क्या नाम है, उससे अगर मैं देखूँगी कि मेरे टॉपिक्स थोड़े से मैच नहीं हो पा रहे हैं जो भी है, तो मैं उनको एडिशनली जो है उनकी वीडियोस अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी कोई अगर हेल्प हो सकती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सब लोगों ने जो है इंडेक्स तो देख ही लिया होगा जो वीडियो से पहले मैंने जो है शेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली जो आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को वो प्रोसेसेस होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होंगे कि हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आज हम चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से मैं लिया है ये चैप्टर। और ये जो है मैं टोटली कराची बोर्ड के लिए पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है फेडरल बोर्ड से रिलेटेड इसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं अगर, तो आप लोग मुझे अपने ईमेल के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में भी आप चाहें तो बता सकते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर को मैंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कंटेंट्स हमारे पास इस चैप्टर में किस तरीके से, कि सबसे पहले टॉपिक हमारे पास आ जाएगा व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के पीरियोडिक टेबल के वो हमारे पास कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जो ग्रुप 1A है वो उसकी पूरी फैमिली है, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को प्रॉपरली याद भी करवाए थे एलिमेंट्स। तो मैंने उसमें भी बताया था कि हम ग्रुप 1A को जो है वो अल्कली मेटल्स कहते हैं,
जबकि ग्रुप 2A को हम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को मैंने जो है करवा दी, मतलब स्क्रीन पे शेयर की है आप लोगों के साथ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इसी चैप्टर में, वो हमारे पास आएंगे ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं हमारे पास, ये जो है डिफरेंट होते हैं हर ग्रुप के लिए। तो हम जो एस ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हैं वो हम जो है किस तरीके से ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर इफ़ेक्ट करता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। तो नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, नंबर 2 आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, नंबर 3 एटॉमिक रेडाई पढ़ेंगे, तो आयनिक रेडाई पढ़ेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एंड लास्टली जो हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। अच्छा, इनके जो है वो मैं आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दूंगी। इनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बेसिकली ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, ताकि जब हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए जो है वो हमें इन ग्रुप ट्रेंड्स को पढ़ने की और समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं इस पे जो है वो बहुत डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी, तो इस वजह से मैंने अभी इनको नहीं डिस्कस किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट जब मेरी प्रोसेस के बाद जो वीडियो आएगी मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को डिटेलिंग पढ़ाऊँगी इनकी। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन्हीं की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। अच्छा, जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी उनको मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि इनकी बहुत बेसिक केमिकल इक्वेशंस हैं, वो एज इट इज़ आपको याद करनी है। जैसे कि मैंने अपनी बहुत बार वीडियोस में भी बताया है कि इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो लर्निंग की आती हैं हमारे पास। तो इस वजह से जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें डायरेक्ट इक्वेशंस होती हैं, वो हमारी बुक में भी एज इट इज़ गिवन है, वो हमें नोट्स में भी मिल जाती हैं। तो इसलिए हमें इसको इतनी डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स वाली हैं, कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं या रीजनिंग से रिलेटेड हैं, वो मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो में डिस्कस करूँगी, वीडियोस पे बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। हमारे पास आ जाती है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन। तो हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब हम किस किस की एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से एलिमेंट्स की कितनी अबंडेंस है, वो कितने जो है नेचर में मौजूद हैं, फ्रीली मौजूद हैं या वो कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं, वो सब हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन में। और इन्हीं में जो है वो हम प्रोसेसेस को भी डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी आ जाएंगे और इसमें आपके वैसे प्रोसेसेस भी आ जाएंगे जैसे जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो इसमें जो आ जाएगा आपके पास सोडियम मेटल सबसे पहले है, और ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है। अच्छा, मैं इम्पॉर्टेंट पे एक बात यहाँ पे सॉरी टू से डिस्कस करना चाहती हूँ, इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड। अब मैंने कह दिया इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है, तो वो समझते हैं इस पूरे चैप्टर में से हमें सिर्फ यही टॉपिक करना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, चैप्टर आपको पूरा करना होता है। लेकिन जिस चीज़ को मैं इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है वो उससे रिलेटेड सवाल किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो होता है कि वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि चैप्टर आप पूरा करें, समझें आप सब कुछ पूरा, लेकिन उस चीज़ को जिसको मैंने इम्पॉर्टेंट कहा है उस चीज़ को आप जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से करें या उसको ज़्यादा तवज्जो से करें, ठीक है। करना आपको सब कुछ है, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ तो वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको सबका होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं किसी भी फील्ड में तो हमें डेफिनेटली पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम सोडियम कार्बोनेट, उसका प्रोसेस क्या है, वो बाय अमोनिया सॉल्वर प्रोसेस से होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रिपरेशन करते हैं हम, और ये किसकी मदद से कर सकते हैं, कास्टनर केल्नर सेल प्रोसेस, एक सेल होता है उसको कास्टनर केल्नर प्रोसेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसकी मदद से हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे हम करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जो है वो 2 तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसकी मैं बता रही हूँ आपको। एक तो हम कर सकते हैं इसको फ्रॉम रॉक सॉल्ट और दूसरा फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। सी वाटर से भी हम सोडियम क्लोराइड
ले सकते हैं। अगर सी वाटर किसी के मुंह में कभी गया हो तो आपको डेफिनेटली उसको नमकीन लगता है, वो पानी कितना ज़्यादा नमक वाला होता है। तो सी वाटर जो है वो सी वाटर से भी हम सोडियम क्लोराइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो इनकी सिंपल प्रिपरेशन होती है, सिंपली इनके क्लोराइड से ही इनकी प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, तो इनकी भी एज इट इज़ जो है वो इक्वेशंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस, तो जो कि बुक में भी मौजूद हैं और आप लोगों को एज इट इज़ जो है वो क्या नाम है, बुक से भी मिल जाएंगी और किसी भी नोट से जिससे आप पढ़ रहे हैं तो उनसे भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम जो लास्टली डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अपना सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग के टॉपिक में आपको यहाँ से जितने भी ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वाले इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और रीजनिंग जो है वो दो तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। एक तो एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है अलग से, और इसके अलावा आपके जो एमसीक्यूज़ आते हैं जब उसके अंदर आपको ऑप्शन सेलेक्टेड होते हैं, कोई थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ रहा है और उसके अंदर आपको बताना है यही कॉन्सेप्ट लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या एटॉमिक रेडाई का या आयनिक रेडाई का, तो उसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ये कॉन्सेप्ट, ये सारी जो डेफिनेशन या टर्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू जो कि आपको चैप्टर से रिलेटेड मैंने दिया है। अब इसमें अगर कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के तो ये मैंने तमाम टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं, लेकिन अगर इसमें इसके अलावा जो है आप लोगों को लग रहा है कि कोई फेडरल बोर्ड से एक्स्ट्रा टॉपिक है या उनकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप मुझे अपने ईमेल पे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी फिर इसकी वीडियो, उसमें भी अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा तो मैं ज़रूर वीडियोस पे बनाऊँगी। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। जो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जो जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, वो अकरेंस और एक्सट्रैक्शन से मैं स्टार्ट करूँगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं बाद में डिटेलिंग वीडियो में जो है वो डिस्कस करूँगी। तो पहले हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, दैन हम इस पोर्शन पे आएंगे।
जी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम ड्रॉ की है। ये एक डायग्राम है किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। अच्छा, इसमें फ़ॉन्ट जो है वो मैंने थोड़ा छोटा लिखा हुआ है डायग्राम की लेबलिंग, और थोड़ी सी मुझे जगह भी चाहिए थी यहाँ पे लिखने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक लेबल जो है वो क्लियरली इसको प्रोनाउंस करूँगी, मतलब बता दूँगी आप लोगों को कि कौन सी लेबलिंग क्या है। और इधर जो है मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमें इस एक प्रोसेस को किस तरीके से हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, या ब्रीफली हम जो है वो उसको थ्योरी में करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो होते ही मेटल्स हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं 1A का, जो ग्रुप 1A है वो हमारे पास होता है अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2A कहलाता है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बात किससे हो रही है, ग्रुप 1A के एलिमेंट से, अल्कली मेटल्स से। अच्छा, अब अल्कली मेटल्स के अंदर जो है कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, और रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ग्रुप 1A के हैं। अब इनमें से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि नेचर में जो है वो हर एलिमेंट ही पाया जा रहा है। ठीक है, कुछ के सिर्फ हमें ट्रेसेस मिले थे, उस बेसिस पे हमने उनको ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो है वो एडजस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो ये जो अल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1A के जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव इन नेचर हैं। ठीक है, तो वो रिएक्टिव होने की वजह से कभी भी फ्री इन नेचर नहीं पाए जाते, मतलब नेचर में जो है वो फ्रीली नहीं मौजूद होते, किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, या मतलब किसी से जो है वो कंबाइन हुए हुए होते हैं, तो इसी वजह से ये फ्री नेचर में नहीं होते। और इनमें भी जो है वो क्या है कि इनकी रिएक्टिव होने की वजह से फ्री इन नेचर नहीं होते। और दूसरा क्या है कि हमारे पास जो पोटेशियम और सोडियम है सबसे ज़्यादा अबंडेंटली हमारे पास यही पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, जबकि हमारे पास जो इनके अलावा हैं सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये हमारे पास रेयरली, यानी कि इनके फ्रेंशियम के तो सिर्फ ट्रेसेस ही हमें पाए गए हैं। ठीक है, और सीजियम भी बहुत रेयरली हमें मिलता है नेचर में, अदरवाइज़ ये जो है वो कभी किसी ज़माने में जो है वो इनके ट्रेसेस थे, तो इनके ट्रेसेस ही पाए गए हैं। और फ्रेंशियम के बारे में ये कहा जाता है कि फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सोडियम मेटल है जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है ग्रुप 1A में, सोडियम की और पोटेशियम की। तो हम जो है देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम मेटल हमें चाहिए। अच्छा, अब जो सोडियम मेटल है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डाउन प्रोसेस के ज़रिए। अब ये डाउन प्रोसेस कहते क्यों हैं हम इसको, और हम इसकी एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करवाते हैं, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखना है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आप टैंक कह लें इसको। ठीक है, ये जो है हमारे पास स्टील का बना हुआ होगा, ये पूरा जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा आपको स्टील का बना हुआ होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो ये लाइन है, ये लाइन जो है वो फायर ब्रेक्स की होगी। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो है वो फायर ब्रेक्स की लाइन हुई है टैंक के अंदर। अब क्या होगा कि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये आप एक हुड देख रहे हैं। ठीक है, ये एक हुड की तरह है, और यहाँ पे आप इसमें एक चीज़ जो मैं आप लोगों को मतलब कि वैसे हाईलाइट करना चाह रही हूँ, तो वो ये है कि आप इस पर देख सकते हैं कि एरो मैंने जो है वो बनाया हुआ है आउटलेट का, ये आउटलेट है। तो यहाँ से जो क्लोरीन गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है, क्लोरीन एलिमिनेट होगा, क्योंकि हम मोल्टन सोडियम यूज़ कर रहे हैं ना, और हमें सोडियम मेटल चाहिए प्योर फॉर्म में, तो यहाँ से आपका जो है वो क्लोरीन निकल जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से ये इनलेट है, ये इनलेट मैंने बनाया है, और इनलेट में हम क्या डाल रहे हैं, फ्यूज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये दो सॉल्ट हम डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन किस फॉर्म में डाल रहे हैं हम, फ्यूज्ड फॉर्म में। फ्यूज्ड फॉर्म कैसी होती है, जो नमक या आप देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, जो कि बग़ैर पानी के जो है वो मोल्टन थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होता है, वो वाली फ्यूज फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके की फ्यूज फॉर्म हम इस इनलेट में एंटर करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे इसी हुड के साथ, ये स्टील हुड है आपकी, ये स्टील की बनी हुई है ये भी, और इसी हुड के साथ आपके दो जो है वो कैथोड अटैच्ड हैं। ठीक है, दो कैथोड हैं ये, तो ये इस कैथोड से हमारे पास एक स्टोरेज टैंक अटैच्ड है, जो कि जहाँ पे जाके क्या हो रहा है, सोडियम स्टोर हो रहा है, प्योर फॉर्म में सोडियम मेटल जो है वो स्टोर होगा। अब दूसरी साइड जो है ये भी हमारे पास कैथोड की है। ठीक है, कैथोड की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है वो हमारे पास आयरन गॉज डायाफ्राम है। ठीक है, जिसके अंदर हमने
कैथोड को रखा है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कि ये ग्रीन कलर से मैंने ये एक एनोड शो किया। एनोड जो है वो आपका कार्बन से बना हुआ है। कार्बन एनोड है। ये मैंने यहाँ पे कैथोड लिख दिया, सॉरी। कार्बन एनोड, एनोड जो है वो कार्बन का बना हुआ है। अब हमने क्या किया कि ये पूरा हमारा पूरा टैंक है, पूरा सेल इसको हम कह लेते हैं, और इस पूरे सेल को जो है वो हम डॉन सेल कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम भी डॉन्स प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहते हैं हम इसको क्या है, इस एक्सट्रैक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। ये जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनोड भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कैथोड भी प्रेजेंट है, और इसका ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो पूरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, और ये डाउन्स प्रोसेस कहलाता है। अब ये तो बात हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई डायग्राम की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने वापस कि हम इसको एक्सप्लेन वर्डिंग्स में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोडियम मेटल की वो बतानी है, अकरेंस बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रोसेस जो है लॉन्ग में आता है तो आपको पूरी तरीके से आपको बताना होता है। वैसे क्या होता है कि कभी आपसे जो है वो MCQs में भी ये ऐसी बातें आ जाती हैं कि ये जो टैंक है ये किसका बना हुआ होता है, या इनकी जो लाइनिंग हुई हुई होती है वो किस चीज़ की होती है। तो ये लाइन जो हुई हुई है ये आपकी जो है वो फायर ब्रिक्स है, ये लाइन विथ फायर ब्रिक्स। थोड़ा सा मुझे लगता है कि डायग्राम की लेबलिंग में प्रॉब्लम होगी, तो मैं जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मैंने लेबल मैं बता भी देती हूँ। आयरन कैथोड को मैंने लेबल किया हुआ है, ये स्टोरेज टैंक ऑफ सोडियम है, यहाँ लिखा हुआ है इनलेट पे फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, और ऊपर जो यहाँ से हुड से जो आउटलेट आ रहा है वो उससे हमारे पास क्लोरीन गैस निकल रही है। ये जो हुड बनी हुई है ये स्टील हुड है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है ये आयरन गॉस डायाफ्राम है, और ये जो ग्रीन कलर का एनोड बनाया हुआ है ये कार्बन एनोड है, ठीक है। ये पूरी डायग्राम की लेबलिंग है। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि सोडियम ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया हमारे पास सोडियम मेटल, एक मैंने लाइन लिख दी कि सोडियम जो है वो हम किस प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं, डाउन्स प्रोसेस से, ठीक है। और हम इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल की हेडिंग डाल दी है। अब हम बताएंगे कि बेसिकली ये जो डायग्राम है, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। सिर्फ अगर हमें आपको डायग्राम प्रॉपरली याद हो गई ना तो आप कंस्ट्रक्शन को अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे डायग्राम को वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर देना है, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर स्टील बॉक्स लाइंड विथ फायर ब्रिक्स, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कह लें, मैं मेरी डायग्राम की थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप थोड़ा रेक्टेंगुलर बना लीजिएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्टील बॉक्स है जिसकी लाइन हुई हुई है किससे, फायर ब्रिक से। नंबर सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि द एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, इट इज़ लोकेटेड सेंट्रली इन द सेल। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा सिंपल वर्डिंग्स में है कि सिर्फ आपको डायग्राम के एक एक पॉइंट को उठा के एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास, द एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वही मैंने कार्बन एनोड लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेफाइट और कार्बन एक ही बात है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि द कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन विच इज सपोर्टेड बाय टू आर्म्स, ठीक है। एक यहाँ पे आप कैथोड देख रहे हैं कि ये आयरन की बनी हुई है, और ये जो है वो दो आर्म्स जो है वो दो पोल्स की तरीके से निकले हुए हैं।
नंबर 4th पॉइंट है हमारे पास, द एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय एन आयरन गॉज डायाफ्राम। ठीक है, जो इसका एनोड है और कैथोड है वो किस तरीके से, ये आयरन गॉज डायाफ्राम की मैंने यहाँ पे लेबलिंग भी की हुई है कि आयरन गॉज डायाफ्राम से जो है वो सेपरेटेड है। अच्छा, ये तो था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको वर्डिंग से शो कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इनकी वर्किंग या इनकी प्रोसेस डिटेल्स क्या क्या हैं हमारे पास। तो एक 5th पॉइंट और रह गया था मेरे पास कि द एनोड, क्योंकि मैंने हुड को भी जो है वो एक्सप्लेन करना था और हुड रह गया था हमारे पास। तो एनोड, द एनोड इज़ कवर्ड बाय अ शीट ऑफ आयरन हुड थ्रू विच क्लोरीन इज़ कलेक्टेड आउट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक हुड लगी हुई है और हुड पे जो है वो एक आउटलेट है जहाँ से हमारे पास क्लोरीन गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि द एनोड, और इसी के बिल्कुल नीचे यानी कि बिल्कुल एनोड पे कवर्ड है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पूरे सिर्फ इसी पार्ट को एक्सप्लेन किया कि द एनोड इज़ कवर्ड बाय अ शीट ऑफ आयरन हुड थ्रू विच क्लोरीन इज़ कलेक्टेड आउट। ओके, अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पे। जी, तो इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्किंग में हमें क्या बताना होता है कि पूरा प्रोसेस जो है वो चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या है इसके अंदर, वर्किंग में भी हम उसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनलेट है जिस पे हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कि हम जो है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड के मिक्सचर को हीट करवाते हैं। तो अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड सोडियम, वो सॉरी, NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 इज़ फर्स्ट हीटेड एंड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करवाया जाता है, तभी वो मोल्टन स्टेट में आता है, फ्यूज फॉर्म में आता है, एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू डाउन सेल, और उसके बाद हम इसको इस इनलेट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम इस इनलेट से ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हम जो हमारा सेल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले हमारे पास 2 इक्वेशंस आती हैं। तो वो 2 इक्वेशंस क्या हैं कि हमारे इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये ब्रेक आइंस हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, सोडियम के भी, कैल्शियम के भी एंड क्लोरीन के भी, क्लोराइड के भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ये इसमें एंटर हो गया तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। अब कैथोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है और एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या चीज़ होती है। तो अंदर जाते ही इसके फ्यूज फॉर्म में, तो एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस क्या हो रहा होता है हमारे पास एनोड पे कि जो क्लोराइड आइंस हैं हमारे पास, द क्लोराइड आइंस माइग्रेटेड टूवर्ड्स एनोड। क्लोराइड आइंस जो होते हैं वो माइग्रेट होके आ जाते हैं एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्या नाम है, क्लोराइड आइंस होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो नेगेटिव कहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो एनोड पे प्रोसेस हो रहा होता है, द क्लोराइड आइंस माइग्रेटेड टूवर्ड्स एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब आप लोगों को पता है कि क्लोराइड आइंस हैं, नेगेटिव इन नेचर हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। ठीक है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को दे के जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू फॉर्म क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस बनाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड फॉर्म क्लोरीन गैस विच इज़ एस्केप्ड आउट फ्रॉम द आउटलेट। और जो हमारे पास ऊपर आउटलेट है यहाँ से ये क्लोरीन गैस जो है वो स्केप आउट होगी और हम कलेक्ट कर लेंगे इसको एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो प्रोसेस एनोड पर हो रहा था। अब हम चलते हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है कैथोड पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैथोड पे आपने अभी एनोड का प्रोसेस देख लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कि कैथोड के प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके पास Na और Cl अंदर जाता है मोल्टन फॉर्म में, तो आप लोगों ने देखा कि क्लोराइड आइंस जो है वो अलग हो जाते हैं और सोडियम आइंस जो है वो अलग हो जाते हैं। तो जब जैसे ही वो सोडियम आइंस की फॉर्म में टूटते हैं तो क्लोराइड आइंस जो है वो पॉजिटिव के पास चले जाते हैं, और जो हमारे पास पॉजिटिव सोडियम के और कैल्शियम के आइंस होते हैं पॉजिटिव, वो हमारे पास जो है वो एनोड पर आ जाते हैं, कैथोड पर आ जाते हैं, आयरन कैथोड पर जो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो वहाँ पे आते ही
ये क्या होते हैं, वायर गॉज से पास होते हैं। वायर गॉज है ना, ये आपके पास जो ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है, आयरन गॉज डायाफ्राम है ये। तो यहाँ से जो है वो क्या करते हैं, ये रिड्यूस होते हैं एट आयरन कैथोड टू गिव मोल्टन सोडियम एंड कैल्शियम। और यहाँ पे आके ये रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि पॉजिटिव हैं आयंस इन नेचर में, तो यहाँ पे आके जो है वो एनोड कैथोड पर आके ये रिड्यूस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये अपनी मेटल की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम एंड सोडियम। इस तरीके से ये इनका मिक्सचर हो जाता है। अब क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस क्या होता है कि ये आपका पूरा सेल का प्रोसेस था, और ये इस टैंक में जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है सोडियम और कैल्शियम का मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम को फिर हम किस तरीके से, तो सोडियम इज़ सेपरेटेड फ्रॉम Na कैल्शियम, यानी कि सोडियम कैल्शियम मिक्सचर बाय ग्रेविटी मेथड। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेविटी मेथड एंड कलेक्टेड इन सॉलिडिफाइड फॉर्म, और हम इसको सॉलिडिफाइड फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 2 रीज़न मेंशन करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट क्यों यूज़ करें, हमें तो सिर्फ सोडियम जो है वो चाहिए, सोडियम मेटल चाहिए। तो हम तो खाली सोडियम क्लोराइड भी यूज़ करके हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वाई डू वी नीड टू यूज़ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो NaCl है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई होता है, ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम कैल्शियम क्लोराइड जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो हो जाता है और वो 600 पर आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको वर्किंग की फर्स्ट उसमें बताया था, फर्स्ट पैराग्राफ में, कि हम जब हीट कर रहे होते हैं इन दोनों के मिक्सचर को, वो तो हम 600 डिग्री पर हीट करते हैं। तो इसका एक ये मेन रीज़न होता है। अच्छा, तो जो 2 रीज़न हैं इस प्रोसेस में वो मैं आपको बताती हूँ कि नंबर 1 रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने, आप लोगों ने देखा कि हमें सोडियम चाहिए था, तो हमने ये यूज़ किया सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका रीज़न का आंसर लिख दिया है मैंने कि द एडिशन ऑफ CaCl2 इज डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl from 800 degree centigrade to 600 degree centigrade, hence metallic fog is not produced। जो हमारे पास मेटालिक फॉर्म होती है सोडियम की वो फिर प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है इसका कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करने से। अच्छा, नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है इनमें कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम द 2 इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय आयरन गॉज डायाफ्राम। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कैथोड को हमने डायाफ्राम से जो है वो सेपरेट किया है। उसको जो है हमने इस पे एक लेयर कह दें कि हमने जो है वो आयरन गॉज की दी है। तो वो हमने क्यों दी है, क्यों इसको हमने सेपरेट रखा है, तो इसका नंबर 1 रीज़न तो ये है कि बिकॉज इट स्क्रीन्स द आयरन कैथोड फ्रॉम ग्रेफाइड एनोड। एक तो हमने जो है वो इस आयरन, ये जो कार्बन है इसको हमने सेपरेट करना है, इस कार्बन एनोड को हमने सेपरेट किया है आयरन कैथोड से, ठीक है, ताकि ये जो है आपस में जो है वो कोई हिंड्रेंस पैदा ना करे। दूसरा रीज़न क्या है कि इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। और दूसरा रीज़न इसको अलग से करने का ये इसलिए कि ये है ताकि ये जो है वो सोडियम और क्लोरीन आपस में जो है वो मिक्सअप ना हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो NaCl है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है और वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसी वजह से हमने इनको सेपरेट किया है आयरन गॉज के ज़रिए, ताकि जो है आयरन गॉज डायाफ्राम के ज़रिए, ताकि एक तो मिक्सिंग ना हो पाए सोडियम और क्लोरीन की, और दूसरा हमारे पास जो ये कार्बन एनोड है ये भी हमारे पास हिंड्रेंस पैदा ना करे कैथोड से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आप लोग मेरी जो वीडियो मैंने जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया, आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा और अपने नोट्स जो है वो ख़ुद से बनाइएगा, तो ये बहुत आपके पास बेनिफिशियल रहेंगे। और ये डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक इसकी वजह ये है, एक तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है किसी प्रोसेस की। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आप डायग्राम याद कर लेते हैं तो आपको प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद याद हो जाता है कि किस प्रोसेस पे क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो है वो ये था आपके पास आज जो मेरा मतलब प्रोसेस था। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।